नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयकर अधिनियम एवं नियम। आयकर के अंतर्गत आय संबंधी जो समस्त व्यवस्था है उनको अच्छी तरह से हमें समझने के लिए इससे संबंधित जो अधिनियम है और जो नियम है उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। उन्हीं के आधार पर हम आयकर की गणना अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इन में से सबसे पहले हमारा आ रहा है आयकर अधिनियम 1961। आयकर अधिनियम 1961 जो 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। इस अधिनियम में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। आयकर अधिनियम 1961 में अनेक बार संशोधन किए जा चुके हैं। लगभग जो प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किए जाते हैं। इसके अलावा समय समय पर जो टैक्सेशन लॉज है, अमेंडमेंट वाले एक्ट, उनके द्वारा भी इनमें परिवर्तन किए जाते हैं। उसके पश्चात हमारा आता है आयकर नियम 1962। आयकर नियम 1962 यह नियम 1 अप्रैल 1962 से प्रभाव में आया। यह नियम आयकर अधिनियम के अनुपूरक है, अतः इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया जाता है जो आयकर अधिनियम के प्रावधानों से विरोधाभास रखता हो। इन नियमों में आयकर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों की कार्यविधि एवं क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत नियमों, विभिन्न फॉर्मों और प्रपत्रों आदि का वर्णन किया गया है। इसमें हाश की दरें, अनुलाभों के मूल्यांकन, ब्याज की गणना के संबंध में प्रावधान और नियम दिए गए हैं। आयकर अधिनियम की भांति हमारे इन नियमों में भी समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। इसके पश्चात हमारा आता है वित्त अधिनियम वार्षिक। आयकर अधिनियम 1961 में आयकर की दरों का उल्लेख नहीं है। सरकार प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम में उन दरों की घोषणा करती है जिनके आधार पर कर चुकाना पड़ता है। साधारणतः जो वित्त मंत्री है वो फरवरी माह के अंतिम दिन संसद में वित्त विधेयक पेश करते हैं। यदि किसी वर्ष वित्त अधिनियम निर्धारित समय पर पारित नहीं हो पाए तो पिछले वर्ष की दरें अथवा वित्त बिल की प्रस्तावित दरें जो करदाता के पक्ष में हो, कर निर्धारण के लिए लागू होती है। इसके पश्चात हमारा आ रहा है जो वह है प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र। तो आयकर को समझने के लिए हमें यह भी समझना आवश्यक है कि अनेक बार हम ये देखते हैं कि आयकर अधिनियम में दिए गए जो प्रावधान है वो स्पष्ट एवं विस्तृत नहीं होते हैं। इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के आयकर पदाधिकारी है वो अलग अलग अर्थ या भिन्न भिन्न अर्थ लगा लेते हैं। कर निर्धारण में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या परिपत्र
जारी किया जाता है। इन परिपत्रों को लागू करने के लिए आयकर विभाग के पदाधिकारी बाध्य होते हैं, परंतु बोर्ड ऐसा परिपत्र जारी नहीं कर सकता जो अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के विपरीत हो तथा जिसमें करदाता के कर दायित्व में वृद्धि होती हो। इसके अलावा हमारी कुछ सरकारी अधिसूचनाएं भी होती हैं। सरकारी अधिसूचनाओं में आयकर अधिनियम एवं आयकर नियमों में जो अनेक स्थानों पर कई मामलों में सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया है। समय समय पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचनाएं जारी की जाती है। ये अधिसूचनाएं विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अलग अलग उद्देश्यों के लिए संस्थाओं के अनुमोदन, कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने, नियोक्ता से मिलने वाली ग्रेच्युटी, पेंशन, अवकाश का नकदीकरण, क्षतिपूर्ति, कर मुक्ति, प्रतिभूतियों पर ब्याज, पूंजी लाभों की गणना के लिए लागत वृद्धि सूचकांकों की घोषणा आदि के लिए जारी की जाती है। इस प्रकार सही कर निर्धारण के लिए जो ये अधिसूचनाएं हैं, इनकी जानकारी भी बहुत ही आवश्यक है। अंत में हमें देखना है न्यायिक निर्णय वो किस प्रकार हमारे इस अधिनियम ये आयकर संबंधी व्यवस्थाओं के लिए किस प्रकार सहायक है। आयकर अधिनियम और आयकर नियमों के विवेचन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए गए होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तो हमारे लिए बाध्यकारी होते हैं, लेकिन यदि सरकार उससे असंतुष्ट हो तो अधिनियम में संशोधन करके भविष्य के लिए निर्णय को प्रभावहीन कर सकती है। उच्च न्यायालय या अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय आयकर पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इस प्रकार हमें आयकर संबंधी व्यवस्था को समझने के लिए आयकर अधिनियम, आयकर नियम, वित्त अधिनियम, प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र, सरकारी अधिसूचनाएं और न्यायिक निर्णय, इन सब का भली भांति अध्ययन और समझना आवश्यक है।